Hello developers, in this video we are discussing about form handling in HTML. So चलिए देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म हैंडलिंग में। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ अ फॉर्म एलिमेंट इन HTML। तो फॉर्म एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं हम लोग वो देखेंगे पहले, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर क्या आता है फॉर्म को बनाने का उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट टाइप्स इन HTML क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग HTML में। इनपुट टाइप जो टैग होता है तो उसको देखेंगे, और उसके बाद फॉर्म में जो एट्रीब्यूट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद फॉर्म को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग जो फॉर्म यूज़ करते हो जैसे कि गूगल फॉर्म बनाते हो या कोई भी फॉर्म आप बनाते हो, तो उसमें हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं। वैलिडेशन कैसे लगाते हैं कि मान लीजिए पर्टिकुलर कोई ईमेल है, अगर आप ईमेल एंटर कर रहे हो तो वो उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए कि @ उसमें लगा होना चाहिए, .com लगा होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट एंटर कर रहे हो तो फॉर्म जो है सबमिट ना हो। तो ये एक चीज़ है। अगर आप कोई भी मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हो तो उसमें कोई टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, आप नंबर ही एंटर कर रहे हो। तो ये सब जो बेसिक फॉर्म वैलिडेशन है वो हम लोग कैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई फॉर्म आपने बनाया, उसमें कुछ फील्ड बनाई है, जैसे कि आपने पासवर्ड और यूज़र नेम यूज़र से मांगा है, और यूज़र नेम पासवर्ड नहीं भरता है, और मतलब कि जो यूज़र है वो पासवर्ड नहीं भरता है और एंटर कर देता है तो सबमिट ना हो फॉर्म। तो ये सब जो वैलिडेशन है वो हम लोग लगा सकते हैं HTML की मदद से। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि स्टाइलिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर्म एलिमेंट में हम लोग, मतलब कि फॉर्म को स्टाइल कैसे कर सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो पहला जो कॉन्सेप्ट है व्हाट इज़ अ फॉर्म एलिमेंट इन HTML। तो फॉर्म से मतलब क्या है, मतलब फॉर्म जो हम लोग बोल रहे हैं उससे मतलब क्या है। तो फॉर्म का मतलब हो गया, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो जब भी आप लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं, मान लीजिए आप कोई फॉर्म भरने के लिए खोलते हैं, आप किसी कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो, किसी एग्ज़ाम फॉर्म को भर रहे हो, या कोई भी फॉर्म हो गया, तो आपको वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड दिखता है, कुछ बटन्स दिखते हैं। तो उसी को हम लोग सारे जो बटन्स है और उसका ग्रुप है उसको मिला के हम लोग बोलते हैं कि हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो फॉर्म उसी को बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन HTML अ फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट अ सेक्शन ऑफ अ वेब पेज वेयर यूजर्स कैन एंटर एंड सबमिट इंफॉर्मेशन। इट्स लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड्स एंड बटन्स। सो HTML में क्या होता है कि हम लोग फॉर्म के बहुत सारे एलिमेंट को यूज़ करके कोई सेक्शन बनाते हैं वेब पेज में। अब उसमें क्या करता है, यूज़र यूज़र आके वहाँ पे अपनी अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको एंटर कर सकता है और सबमिट कर सकता है। मतलब कि आप जो है एक तरीके से बात कर रहे हो HTML डॉक्यूमेंट से, और उसको अपनी जो डेटा है उसको भेज रहे हो ताकि वो उसको प्रोसेस करके आपको कुछ दिखा सके। सो इट्स लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड एंड बटन। तो उसमें क्या होता है कि कंटेनर टाइप का एक होता है फॉर्म को, आप मान लीजिए कंटेनर है और उसके अंदर बहुत सारे इनपुट फील्ड यूज हो रहे हैं, ईमेल के लिए, नेम के लिए, पासवर्ड के लिए, और कोई बटन है जिसे आप सबमिट कर रहे हो, फॉर्म को रिसेट कर रहे हो। सो ये एक होता है फॉर्म एलिमेंट। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि बेसिक वर्किंग क्या होती है फॉर्म एलिमेंट की, कि मतलब कि उसका काम क्या होता है फॉर्म एलिमेंट का। तो अ फॉर्म हेल्प्स गैदर डेटा फ्रॉम यूजर्स लाइक नेम, पासवर्ड, चॉइसेस एटसेट्रा। तो पर्पज़ क्या है फॉर्म बनाने का। तो फॉर्म बनाने का सिंपल सा पर्पज़ यही है कि हम लोग जो डेटा है, जो यूज़र के पास डेटा है, उसको हम लोग एंटर कराना चाहते हैं, जैसे नेम, पासवर्ड, उसके क्या चॉइसेस हैं। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि आप कोई फॉर्म भर रहे हो, आप किसी कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो, तो वो उस फॉर्म में वो आपसे क्या क्या चीज़ें एंटर कराएगा, आपका नेम एंटर कराएगा, आपका रोल नंबर एंटर कराएगा, आपने क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ किए। तो जो जो चीज़ें वहाँ पे मैंडेटरी हैं वो एंटर करा लेगा आपसे। तो वही एक पर्पज़ होता है फॉर्म को बनाने का। अब देखिए यहाँ पे सिंटेक्स दूसरा दिया हुआ है। सो आप लोग जब भी फॉर्म बनाते हो HTML में तो उसका एक सिंटेक्स होता है, मतलब कि आपको एक सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ता है, आपको एक रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है फॉर्म को बनाने के लिए। तो उसके लिए जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखा देखा था टेबल टैग को। तो टेबल बनाने के लिए हमें टेबल टैग यूज़ करना पड़ता था, वैसे ही फॉर्म बनाने के लिए हमें फॉर्म टैग यूज़ करना पड़ता है। सो फॉर्म टैग पहले लिखते हैं और उसी के अंदर सारे बटन्स और इनपुट फील्ड को हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसका फंक्शनैलिटी क्या होता है, व्हेन अ यूजर्स फिल आउट द फॉर्म एंड क्लिक द सबमिट बटन, द डेटा इज सेंट टू द सर्वर specified in the action attribute, then the server can process the data like storing it in a database or sending an email। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शनैलिटी क्या, बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है फॉर्म की। तो देखिए जब आप कोई यूज़र जो होता है वो फिलअप करता है कोई फॉर्म को, और उसके बाद उसमें एक बटन होती है सबमिट बटन, तो उस पर ऐसे ही क्लिक करेगा तो वो जो डेटा आपने फिलअप किया ना वो वहाँ से लेता है और उसको भेज देता है बैकएंड पर, मतलब सर्वर पर।
और सर्वर फिर क्या करता है उस डेटा को लेके, अगर वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि जब बैकएंड डेवलपर है उसने अगर लिखा होगा कि जो डेटा है उसको आप डेटाबेस में सेव करा दो, तो वो डेटाबेस में सेव करा देगा। और अगर बैकएंड डेवलपर ने लिखा होगा कि इसको आप यूज़र के ईमेल पे भेज दो, तो ईमेल पे भेज देगा। तो जो भी काम बैकएंड डेवलपर ने लिखा होगा वो करेगा। तो फ्रंट एंड पे आप क्या करते हो, एचटीएमएल का फॉर्म बनाते हो और यूजर से इनपुट लेते हो। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक हो तो वो डेटा आप भेज देते हो बैक एंड पे। तो अब बैक एंड डेवलपर का काम क्या है कि वो उस डेटा को उठाता है और उस पर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग कोई भी हो सकती है, मान लीजिए आप कोई कंप्यूटेशन कर रहे हो, या फिर आप उस डेटा को सेव कर रहे हो डेटाबेस में, या फिर डायरेक्टली फ्रंट एंड पे भेज रहे हो। तो इतने सारे काम होते हैं, आप कोई भी कर सकते हो। अब देखिए इसमें कुछ एट्रीब्यूट होते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बता दूं आपको। देखिए जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जैसे फॉर्म टैग जो यूज़ कर रहे हो, जैसे ऊपर देखा है ना सिंटेक्स में लिखा हुआ है आपने, इट्स डिफाइंड यूजिंग द फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग में क्या होता है कि दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है एक्शन और एक होता है मैथड, जो कि यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है आपको। तो एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है, स्पेसिफाइज वेयर टू सेंड द डेटा व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, लाइक अ यूआरएल और अ स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आपको एक्शन एट्रीब्यूट में ये बताना है कि आप इस फॉर्म को कहाँ सबमिट करना चाहते हो। मैंने नीचे आपको बताया कि जब आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो फ्रंट एंड पे, तो वो सर्वर पर जाता है बैक एंड पर। तो उस सर्वर के अंदर एक फाइल होती है, तो उस फाइल का नाम आप यहाँ पे दोगे एक्शन में। इसका मतलब क्या है, देखिए नीचे लिखा हुआ लाइक यू आर एल और स्क्रिप्ट, मतलब कि कोई फाइल हो सकती है या यूआरएल हो सकता है जहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। मतलब आपका फ्रंट एंड पे फॉर्म फिलअप किया, सबमिट बटन जैसे ही दबाया, तो रिक्वेस्ट कौन सी फाइल पे जानी चाहिए सर्वर की, तो वो आप एक्शन में लिखते हो। मान लीजिए माई फाइल डॉट जेएस करके एक फाइल है, तो उस पर जाएगी, तो आप क्या लिखोगे एक्शन के अंदर, माई फाइल डॉट जेएस। और अगर सर्वर डॉट जेएस नाम की फाइल है तो उसको लिख दोगे। अब दूसरा इसमें आर्गूमेंट होता है, जो एट्रीब्यूट है वो मेथड है। तो मेथड में आप क्या बताते हो कि डिफाइंस हाउ द डेटा विल बी सेंट, मतलब कैसे आप डेटा को भेज रहे हो, गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हो या पोस्ट रिक्वेस्ट। तो ये दो दो इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट होती हैं। गेट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप डेटा तो भेज रहे हो, लेकिन जो डेटा आपका जा रहा है वो यूआरएल के साथ जा रहा है। मतलब जब गेट रिक्वेस्ट आप भेजते हो तो डेटा जो है वो सिक्योरली नहीं जाता है। वो जो डेटा जाता है वो आपका एक जब ब्राउजर के ऊपर आप देखोगे तो एक सर्च बॉक्स होता है जिसमें आपकी वेबसाइट का यूआरएल रखा होता है। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो वो डेटा उसी यूआरएल के साथ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने पासवर्ड एंटर कर रखा है, तो वो पासवर्ड भी यूआरएल में दिखता है। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। मान लीजिए आपने पासवर्ड डालने के लिए पासवर्ड फील्ड बनाया, तो पासवर्ड तो वहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो जो रिक्वेस्ट जाएगी, तो आपका जो यूआरएल है वहाँ पे आपके यूआरएल के साथ में पासवर्ड भी दिखेगा। तो उससे क्या होगा, हैकर उसको पढ़ सकता है, तो वो सिक्योर नहीं है। तो ये रिकमेंडेड है कि अगर आप लोग पासवर्ड वगैरह यूज़ कर रहे हो और उसको भेज रहे हो, तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ करिए, मेथड में पोस्ट लिखिए, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट होता ही है। अगर आप नहीं लिखोगे तब भी गेट जाएगा, और अगर आप लिख भी दोगे तो भी गेट रिक्वेस्ट ही जाती है। तो ये होता है बेसिक वर्किंग ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स। तो आइए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि मेथड और एक्शन एट्रीब्यूट को हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग फॉर्म टैग यहाँ पर लगाएंगे, और फॉर्म में देखिए पहले ही मुझे एक्शन लिखने को आ गया है। और एक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस फाइल का नाम जिसपे मुझे सबमिट कराना है, अपने जो पेज है उसको सबमिट कराना है। तो देखिए मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ माई फाइल, सो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा माई फाइल नाम की फ़ाइल पर। और उसके बाद यहाँ पर आप एक और चीज़ लगा सकते हो इसमें, मेथड। तो मेथड में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लगाते तो ये गेट करता है, गेट मेथड को यूज़ करता है। और यहाँ पे आप चेंज करके पोस्ट भी लगा सकते हो। तो अगर आपके पास आप कुछ भी नहीं लगाते तो गेट को ये यूज़ करता ही है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो गेट चलेगा। तो उसके बाद मान लीजिए मुझे दो फील्ड्स को बनाना है, यहाँ पर लेबल करके मैं बना देता हूँ एक टेक्स्ट। तो यहाँ पर लेबल में मैं लिखता हूँ यूज़र नेम, और उसके बाद इसका जो इनपुट फील्ड है वो मैं बनाऊँगा। सो इनपुट कोलन टेक्स्ट कर दूंगा जैसे ही, तो टेक्स्ट फील्ड मेरी बन जाएगी। और टेक्स्ट फील्ड में मैं एक प्लेस होल्डर डाल सकता हूँ यहाँ पर, इसमें लिखा हो एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेवल और बनाएंगे और उसको हम कर देंगे पासवर्ड। तो हमें पासवर्ड भी एक बनाना है, पासवर्ड। और यहाँ पर मैं इसके लिए भी एक इनपुट कोलन और यहाँ पर पासवर्ड लिखूँगा, क्योंकि मुझे पासवर्ड बनाना है, ना कि मुझे टेक्स्ट फील्ड बनाना है। और इसमें भी मैं एक कर दूँगा प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड। सो मेरे पास दो
फील्ड्स बन जाएंगे। अब उसके बाद मुझे एक बटन बनाना पड़ेगा जिसमें मैं क्लिक करते ही सबमिट हो जाए। तो इनपुट कोलन सबमिट करके एक सबमिट होता है, सबमिट फील्ड, तो उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं और यहाँ वैल्यू में लिख देते हैं क्लिक मी। तो जैसे आप क्लिक मी करोगे तो इसकी वैल्यू एक हो जाएगी क्लिक मी। तो उसको देखते हैं ब्राउज़र पर इसमें क्या क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखिए हमारे पास एक यूज़र नेम बन गया और उसमें एक टेक्स्ट फील्ड बन गया जिसमें कि लिखा है एंटर योर नेम, और वैसे ही पासवर्ड बन गया इसमें लिखा है एंटर योर पासवर्ड और क्लिक मी। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ किया है और यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड यूज़ किया। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ पर मैं अगर रमन सिंह लिखता हूँ तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है, लेकिन अगर आप पासवर्ड में यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड यूज़ किया था तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो तो यहाँ दिखेगा नहीं आपको। अब देखिए मेरा जो फॉर्म है वो मैंने माई फाइल पर सबमिट करवाया है। देखिए यहाँ पर माई फाइल, तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे, यहाँ पर देखिए आप सबमिट करोगे ऐसे ही, तो आपका जो फाइल है वो सबमिट किस पे होगा, माई फाइल पर। यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, माई फाइल। तो माई फाइल पर ये सबमिट हो रहा है, ये बैकएंड पे माई फाइल पर जा रहा है और इसका डेटा भी जा रहा होगा जो मैंने यहाँ पे भर के भेजा है। तो आप ये सारा काम कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो रिक्वेस्ट है वो गेट जा रहा है, तो आप यहाँ से इसको चेंज करके कर सकते हो पोस्ट। अब देखिए जो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है और गेट, उसमें एक डिफरेंस सबसे मेन ये होता है कि आपको डेटा जो भेज रहे हो यहाँ से उसका एक लिमिट होता है। अगर आप गेट यूज़ कर रहे हो तो उसका एक लिमिट होता है, वो होता है बहुत सारे ब्राउजर्स में 1048 कैरेक्टर्स, तो उतना ही डेटा आप भेज सकते हो। और अगर आप जो है पोस्ट मेथड यूज़ करते हो तो वो आप कितना भी भेज सकते हो, और वो जो डेटा आपका जाता है पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, तो वो आपका डेटा जो है रिक्वेस्ट की बॉडी में अपेंड होके जाता है, तो वो एक सिक्योर रहता है डेटा। तो जब भी आपको पासवर्ड वगैरह भेजना है, कोई सिक्योर इन्फॉर्मेशन आप भेजना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पोस्ट मेथड को यूज़ करिए। अब देखिए मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो देखिए माई फाइल पर जा रहा है, लेकिन माई फाइल मैंने बनाया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा रहा है, दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग। तो ये जो है ये मेन डिफरेंस है आपका इन चीज़ों पर। तो देखिए हम लोग अब अगला चीज़ जो देखने वाले हैं कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है HTML फॉर्म का, जो हमने आप अभी अभी देखा है पिछले एग्जाम्पल में। तो वहाँ पे हम लोगों ने कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है फॉर्म का। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट लगा हुआ है आपका, और यहाँ पर एक्शन, एक्शन में आपने क्या लिखा है, सबमिट फॉर्म। तो ये जो फॉर्म आपका सबमिट होगा वो आपका सबमिट फॉर्म नाम के फाइल में होगा। और यहाँ पर मेथड में इन्होंने दिया है पोस्ट। अब उसके बाद इन्होंने एक लेबल बनाया है, उसमें यूज़र नेम लिख दिया है, और इनपुट टाइप में टेक्स्ट दिया है। तो पहला जो है वो टेक्स्ट फील्ड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, ईमेल। तो अब इन्होंने ईमेल क्यों यूज़ किया, जैसे कि हम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखते थे, तो वहाँ पे हम लोग टेक्स्ट फील्ड में कुछ नाम वाम लिख सकते थे, कुछ भी। और वैसे ही अगर मैंने पासवर्ड किया तो पासवर्ड में क्या होता था कि आपको जो है दिखता नहीं था कोई टेक्स्ट जो आप एंटर करते हो। वैसे एक ईमेल होता है, ईमेल में क्या करता है कि अगर आप ईमेल के अलावा कुछ और भरते हो तो ये लेगा नहीं, ये वैलिडेट कर देगा फॉर्म को वैलिडेशन करेगा। और वहाँ पे अगर आप इन ईमेल की जगह कुछ और लिखते हो, कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो, कोई नाम लिखते हो, तो ये आपको एरर दे देगा और कहेगा पहले आप जो है इसको सही से ईमेल लिखिए और उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। और इसमें देखिए एक एट्रीब्यूट और यूज़ किया हुआ है, रिक्वायर्ड, दोनों में। सो रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि आपको ये फील्ड भरना जरूरी है, रिक्वायर्ड है। अगर आप ये फील्ड भरते नहीं हो तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो चलिए इन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है हमको। तो देखिए हम लोग अब यहाँ पर देखने वाले हैं उस चीज़ को कि जैसे हम लोगों को अगर यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फील्ड तो पहला बना हुआ है। अब देखिए पासवर्ड की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पासवर्ड हटा के मैं कर देता हूँ यहाँ पर इनपुट कोलन ईमेल। सो मैं अब चाहता हूँ कि ईमेल टैग यूज़ करूँ, तो ईमेल मैंने यूज़ किया और उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख दूंगा, प्लेस होल्डर में एंटर योर ईमेल। सो मैंने इतना चीज़ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल और नेम इज इक्वल टू ID, प्लेस होल्डर एंटर योर ईमेल कर दिया मैंने। तो देखिए अब सेव करते हैं इसको एक बार और आउटपुट चल के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं पासवर्ड की जगह भी ईमेल कर देता हूँ, ईमेल सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ईमेल आ रहा है। अब मैं यहाँ पे नेम भरता हूँ, तो मान लीजिए मैं रमन सिंह करता हूँ, रमन सिंह, और यहाँ पर भी वही चीज़ कर देता हूँ, रमन सिंह। तो देखिए अभी एंटर नहीं करेगा। क्लिक मी पर क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। तो आपको जब भी यहाँ पर ईमेल में कुछ भी भरना है तो आपको @ भरना पड़ेगा, दूसरा कि इसमें .com लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हो
तो आपका जो है यहाँ पर एंटर नहीं करेगा ये। यहाँ पर देखिए आपको एरर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई वैलिड ईमेल लिख दूँ तो ये एंटर कर देगा @gmail.com। सो आपका जब भी आपने gmail.com या @ लिखा तो ये क्लिक हो जाएगा और देखिए फॉर्म सबमिट हो गया माई फाइल पर। लेकिन आप पहले क्या करोगे, अगर कुछ करोगे तो नहीं होगा। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड। तो पहले वाले पे अगर आपने रिक्वायर्ड लिख दिया तो पहला वाला जो है आपको भरना मैंडेटरी है। मतलब मैंने नेम पे किया है, तो देखिए अगर मैं नेम को खाली छोड़ता हूँ और इसको मैं कुछ भी भर देता हूँ, ईमेल, तो आप देखिए फॉर्म सबमिट नहीं होगा आपका। क्लिक नहीं करोगे तो आपको आएगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो इसको मैंने रिक्वायर्ड कर रखा है तो इसको आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आप भरोगे नहीं तो सबमिट नहीं करेगा ये फॉर्म। सो रिक्वायर्ड का ये यूज़ होता है कि आपको वो फील्ड फिर भरना ही पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमने देख लिया अभी, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल को लगा सकते हैं ईमेल की वैलिडेशन के लिए, और रिक्वायर्ड को लगा सकते हैं कि आपको फील्ड भरना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सबमिट नहीं करेगा। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट्स यूज्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं तो वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो हुआ है वो फॉर्म एलिमेंट। तो फॉर्म एलिमेंट क्या करता है कि आपको बाउंड्री डिसाइड करता है कि आपका जो फॉर्म एलिमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। सो आपको उसी के अंदर जो फॉर्म के एलिमेंट्स है, मतलब कि टैग यूज़ हो रहे हो, टैग यूज़ कर रहे हो आप, तो वो सब आप फॉर्म के अंदर ही लिखोगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, डिफाइंस द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फॉर्म। तो आपको फॉर्म के बिगिनिंग और एंड को बताता है फॉर्म एलिमेंट। और उसमें आपके पास एट्रीब्यूट होते हैं एक्शन। एक्शन में आप उस फाइल का नाम लिखते हो जहाँ पे आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है, जहाँ पे आपका डेटा जाएगा वो बैकएंड की फाइल होगी। और उसको उसके अंदर जो आप नाम लिखोगे वो क्या कर सकते हो, अब यूआरएल भी डाल सकते हो या उस बैकएंड की फाइल का नाम भी डाल सकते हो। अब उसके बाद अगला जो एट्रीब्यूट है वो है मेथड। तो मेथड में आप गेट या पोस्ट दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो ये क्या करता है, स्पेसिफाइज द HTTP मेथड यूज टू सेंड द फॉर्म डेटा। जो मतलब आप फॉर्म डेटा भेज रहे हो वो कौन से HTTP मेथड का यूज़ करके आप भेज रहे हो। जैसे कि गेट या पोस्ट। तो गेट में क्या होता है कि आपका जो डेटा लिमिट होता है वो 1048 कैरेक्टर्स का होता है, तो आप उतना ही डेटा भेज सकते हो। तो गेट रिक्वेस्ट आप लोग जब यूज़ करोगे तो ध्यान से देख लीजिएगा कि कितना डेटा आप भेज रहे हो और क्या जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो वो सिक्योर है कि नहीं। अगर सिक्योर है तो उसको आप फिर पोस्ट मेथड के थ्रू भेजिए। अब उसके बाद देख लेते हैं फॉर्म फील्ड्स। तो फॉर्म फील्ड्स हमने पिछले एग्जांपल में यूज़ की थी टेक्स्ट के लिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो ये क्या करता है, अलाउ यूज़र टू एंटर है यूज़र नेम या जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो। और उसके बाद अगला फील्ड हमने देखा था इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। सो ईमेल में क्या होता है कि आपको ईमेल भरना है अगर, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। सो जैसे ही आप ईमेल कर दोगे तो वो वैलिडेट करेगा आपके टेक्स्ट को जो आप एंटर कर रहे हो कि वो ईमेल वाली फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अगर आप दूसरा कुछ नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हो तो वो एंटर नहीं करेगा। अब ऐसे लेबल यूज़ होता है। लेबल लिखने के लिए जैसे आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे नेम, यूज़र नेम, ईमेल आप आगे लिखते हो तो वो लिखने के लिए लेबल यूज़ कर सकते हो। अब इसमें हम लोगों ने दो एट्रीब्यूट भी पढ़े थे, एक था रिक्वायर्ड और एक एट्रीब्यूट हम लोगों ने पढ़ा था रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या करता है, स्पेसिफाइज दैट द फील्ड मस्ट बी फिल्ड आउट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। तो जब भी आप सबमिट कर रहे हो फॉर्म उससे पहले आप वो फील्ड को फिल कर दो। अगर आपने जिस भी फील्ड पर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है और उसको आपने खाली छोड़ के आप सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हो तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और आपको एक एरर आएगा, बोलेगा कि आप जो है, एरर तो नहीं आएगा, वार्निंग आएगा और आपको बोलेगा कि आप रिक्वायर्ड है ये फील्ड और आप इसको भरिए। जब तक आप भरेंगे नहीं उसको तब तक वो आपका जो फॉर्म है उसको सबमिट नहीं होने देगा। अब देखिए उसके बाद हम लोग सबमिट बटन अगर बनाना है तो उसके लिए टाइप में सबमिट लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो उससे क्या होगा, क्रिएट अ बटन दैट व्हेन क्लिक्ड सबमिट द फॉर्म डेटा टू द स्पेसिफाइड एक्शन और यूआरएल। तो जैसे ही ये बटन बन जाएगा और ये बटन क्या करेगा, जब भी इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो आपका ऊपर देखिए यहाँ पर जो एक्शन में जो भी फाइल का नाम होगा, सो उस फाइल के नाम पर आपके रिक्वेस्ट को एंटर कर देगा। सो आपका जो डेटा है वहाँ पर चला जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे इनपुट टाइप्स आपको दिए हुए हैं। सो आप इसमें से इनपुट टाइप अलग अलग यूज़ कर सकते हो फॉर योर रिक्वायरमेंट। तो देखिए अगर आपको जो टेक्स्ट में कुछ भी एंटर कराना है, कैरेक्टर और वो नंबर हो सकता है जो भी, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब अगर आपको पासवर्ड एंटर कराना है, कोई जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करानी है,
तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। और नेक्स्ट है इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है और उस पर चेक बॉक्स टिक लगवाना है तो उसके लिए आप चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी कलेक्ट करनी है जो कि टेक्सचुअल ना हो, आपको कोई मतलब कि ऑप्शन दिया हो, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, और उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो आप रेडियो बटन यूज़ कर सकते हो। अब इसका यूज़ ज़्यादातर होता है जेंडर वगैरह, जैसे आपका लेना है इनपुट कराना है तो उसमें मेल फीमेल लिखा होता है, तो उसमें से आपको एक कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए रेडियो बटन यूज़ कर सकते हो। और सबमिट तो हम लोग देख ही चुके हैं। सबमिट बटन बनाने के लिए रीसेट क्या होता है कि रीसेट आपने जब बता दिया तो रीसेट नाम का एक बटन बन जाएगा, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म रीसेट हो जाएगा, मतलब कि जो भी आपने टेक्स्ट फील्ड वगैरह में लिखा होगा वो सब हट जाएगा। और इनपुट टाइप इज टू फाइल का यूज़ करते हैं फाइल को अपलोड करने के लिए। जैसे कि आपको कोई ऐसा इनपुट फील्ड बनाना है जिस पे आप क्लिक करो तो आपका कोई फाइल अपलोड कर सको, उसके लिए आप फाइल अपलोड का यूज़ कर सकते हो। और इनपुट टाइप इज टू हिडन होता है, जिस जो आपको दिखता तो है नहीं फ्रंट एंड पर, लेकिन इसमें आप कोई हिडन डेटा भेज सकते हो, जैसे कि जो आपको फ्रंट एंड पर नहीं दिखाना है लेकिन आप उसको बैक एंड पर भेज सकते हो। वैसे ही एक इनपुट टाइप इज टू इमेज होता है, तो ये इमेज को अपलोड करने के लिए यूज़ होता है। अब देखिए इनपुट टाइप इज टू नंबर है, नंबर और टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए अगर आप इनपुट टाइप इज टू टेक्स्ट करते हो तो यहाँ पर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, नंबर भी, सारा कुछ लिख सकते हो, लेकिन जब आप इनपुट टाइप इज टू नंबर करते हो तो यहाँ पे आप टेक्सटुअल इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते, आपका जो टेक्स्ट वाले बटन है वो नहीं काम करेंगे, या स्पेशल करेक्टर्स भी काम नहीं करेगा, आपका खाली नंबर वाले 0 to 9 बटन काम करेंगे। तो इसका आप यूज़ कहाँ कर सकते हो, रियल वर्ल्ड अगर सिनेरियो देखा जाए तो इसका यूज़ आप कर सकते हो मोबाइल नंबर डालने के लिए, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे आधार कार्ड नंबर जहाँ पे आपका सारा नंबर ही है, कोई टेक्स्ट नहीं है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, ताकि वो टेक्स्ट फील्ड टेक्सचुअल डेटा को ना डाल सके यूज़र। अब ऐसे ही इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज होता है, ये पर्टिकुलर एक रेंज के बीच में डेटा को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, इसको हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे तो देखिएगा। अभी देखिए इनपुट टाइप में डेट, अगर डेट के रिलेटेड, टाइम के रिलेटेड आपको काम करना है तो आप यूज़ कर सकते हो इनपुट टाइप इक्वल टू डेट। तो आपने अगर डेट सेलेक्ट किया तो एक ड्रॉप डाउन खुल के आएगा जिसमें कैलेंडर बना होगा, तो वहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे इसका यूज़ होता है डेट ऑफ बर्थ वगैरह चूज़ करने में, वैसे ही टाइम टाइम भी दिखाएगा आपको, टाइम चूज़ कर सकते हो। अब अगर दोनों चाहिए तो डेट टाइम डैश लोकल कर दोगे तो दोनों दिखाएगा। और वैसे ही ईमेल तो हम लोग कर ही चुके हैं, जो ईमेल की वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है। और वैसे एक यूआरएल होता है, तो आप यहाँ पर यूआरएल डाल सकते हो, जैसे जो स्टार्ट हो https:// से, ऐसा कोई टेक्स्ट जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो https:// हो, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट नहीं डाल सकते, नहीं तो ये आपको एरर दिखाएगा, वार्निंग दिखाएगा, जैसे आपको ईमेल में दिखाता है कि आप वैलिड यूआरएल डालिए। और वैसे ही यहाँ पर इनपुट टाइप में आप टेलीफोन यूज़ कर सकते हो। अब टेलीफोन यूज़ करोगे तो टेलीफोन का भी एक फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, तो वही एंटर कर सकते हो, उसके अलावा कोई नहीं। और कलर होता है, कलर पिकर के लिए मान लीजिए आपको कोई कलर सर्च करना है या कलर सेलेक्ट करना है, तो एक कलर का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ से आप कोई कलर चूज़ कर सकते हो। और वैसे एक इनपुट टाइप सर्च होता है, तो ये सर्चिंग के लिए यूज़ होता है। और दो और होते हैं, मंथ और वीक। तो पर्टिकुलर आप मंथ करोगे तो मंथ आपको दिखाएंगे, और वीक करोगे तो आपको वीक के नंबर दिखाएंगे, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल एक बार करके देख लेते हैं क्या क्या होता है। सो देखिए टेक्स्ट तो आप समझ ही चुके हो, सो बाकी फील्ड्स हम लोग देख लेते हैं। सो देखिए हम लोग अपनी स्क्रीन पर आ गए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट तो देख ही चुके हैं आप लोग, नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड, और ईमेल भी आप लोग देख चुके हैं, और पासवर्ड भी हमने देख ही लिया है। अब उसके बाद हम लोग और भी चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर इस सब चीज़ों को हटा दो यहाँ से, और उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं रेडियो बटन को। तो रेडियो बटन के लिए देखिए क्या है, मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ जेंडर। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया जेंडर। अब जेंडर में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। जेंडर जेंडर में मैंने यहाँ पे नीचे देखिए लेबल लिखा है, लेबल, और लेबल में आप यहाँ लिख सकते हो फीमेल। सो मैंने लिख दिया फीमेल। अब देखिए फीमेल के बाद मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लगाऊंगा, इनपुट कोलन रेडियो। तो देखिए मैं अब लगाता हूँ इनपुट कोलन रेडियो, तो एंटर करते हैं इसको, तो देखिए कि रेडियो बटन बन जाएगा हमारे लिए। और उसके बाद एक और लेबल लगाएंगे और इसमें लिख देंगे मेल। और यहाँ पर भी एक रेडियो बटन बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनपुट कोलन रेडियो। सो एंटर करते हैं, तो देखिए दो रेडियो बटन बन गए, एक बन गया फीमेल और एक बन गया मेल।
सॉरी, इसको यहाँ पर नहीं लिखना है, कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मेल और इसको सेव करते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर एक लेकिन प्रॉब्लम है, दोनों सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो आपको अगर एक चूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक नेम नेम नाम का एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर आप एक ही नाम दे सकते हो दोनों में। जेंडर मान लीजिए, मैं एक कोई भी नाम दे सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे जेंडर दे दिया नेम में, और यहाँ पर भी मैंने जेंडर दे दिया और उसको सेव करते हैं। सो देखिए हमारे पास दोनों में जेंडर दे दिया, तो अब एक ही सेलेक्ट होगा, ये दोनों एक ही ग्रुप में आ जाएंगे और यहाँ से एक ही सेलेक्ट होगा। अब देखिए आप फीमेल पे करेंगे तो मेल नहीं सेलेक्ट होगा, मेल पे करेंगे तो फीमेल नहीं सेलेक्ट होगा। तो ये आप कैसे कर पा रहे हो, यहाँ एक नेम एट्रीब्यूट आप यूज़ कर रहे हो और उसमें जेंडर दे रहे हो। तो जेंडर से ये एक ही ग्रुप में आ जा रहा है, मतलब दोनों में आपने एक ही नाम दिया, तो ये दोनों ये समझेगा कि एक ही ग्रुप में है, तो उसमें से एक चीज़ को सेलेक्ट करेगा। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। आप दो ऑप्शन यहाँ पे दिए, आप चार ऑप्शन के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है हमारा रेडियो बटन। अब इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, देखिए यहाँ पर मैं एक चेक बॉक्स देता हूँ, तो इनपुट कोलन इनपुट कोलन चेक बॉक्स आप दे सकते हो यहाँ पे। सो देखिए हम लोग चेक बॉक्स देते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे जेंडर अभी लिखा रहने देता हूँ, सेव करते हैं। सो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, तो देखिए जेंडर और यहाँ पे एक आ रहा है सेलेक्ट करने, तो इस पर आप क्लिक करके इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, तो चेक कर सकते हो। अब देखिए इसको चेक करने के लिए कि मुझे ऐसा चाहिए कि ये पहले से ही चेक्ड आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक फील्ड लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे एक फील्ड लगा सकते हो चेक्ड। तो जैसे आप चेक कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट ही चेकड होके आएगा पहले से, देखिए चेकड होके आ रहा है। और इसको अनचेक भी कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट ही चेकड होके आएगा। तो ये हो गया चेक बॉक्स। आपको चेक बॉक्स नहीं लगाना है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर डेट के जो मेथड्स है वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि पहला है इनपुट टाइप कोलन डेट। तो आप डेट का यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग डेट लिखेंगे तो डेट आ जाएगा। तो देखिए हम लोग डेट लिखते हैं, देखिए यहाँ पर। तो आपका कैलेंडर आ गया, उसमें से आप कोई भी डेट चूज़ कर सकते हो, तो पर्टिकुलर डेट आपका आ जाएगा। अब ऐसे इसमें हम लोग टाइम लगा सकते हैं, तो टाइप में अगर मैं टाइम कर दूँ तो आपका डेट हट के टाइम आ जाएगा। तो देखिए अभी टाइम टाइम स्टैम्प आ रहा है, आप यहाँ से टाइम कोई सेलेक्ट कर सकते हो कितने बजे हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हो। और अगर मुझे दोनों चाहिए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेट टाइम डैश लोकल। सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए हमारे पास दोनों आ रहे हैं, डेट भी आ रहा है यहाँ चूज़ करने को और टाइम भी आ रहा है। तो डेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, उसके बाद टाइम भी, तो दोनों आपका सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए तो ये हो गया डेट टाइम के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक टाइप में आप कर सकते हो कलर। तो आपने कलर कर दिया तो आपका कलर पिकर आ जाएगा। देखिए सेव करते देखिए कलर पिकर आ गया, इसमें से आप चूज़ कर सकते हो कोई पर्टिकुलर कलर। तो आपका कलर यहाँ पे चूज़ हो जाएगा, उसका कोड आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा आप यहाँ पे फाइल भी यूज़ कर सकते हो, फाइल। सो आपको फाइल के लिए डायलॉग बॉक्स आएगा यहाँ पर, देखिए चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप कोई भी फाइल यूज़ कर सकते हो, यहाँ से चूज़ कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। जैसे कि अपलोड कर देंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको बगल में दिखेगा। अब ये जो फाइल का ऑप्शन होता है इसमें एक मल्टीपल करके भी होता है। तो आपको अगर मल्टीपल फाइल्स को एक बार में सेलेक्ट करना है तो आप मल्टीपल कर सकते हो। सेव करते हैं तो देखिए अभी यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल को चूज़ कर सकते हो। तो देखिए मान लीजिए मैं इसको करता हूँ चूज़ और शिफ्ट दबाता हूँ, उसके बाद आप दो तीन फाइलों को सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद ओपन कर सकते हो। तो बहुत सारी फाइल, 6 फाइल्स देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो 6 फाइल्स आपने अपलोड करने के लिए सेलेक्ट कर दी हैं। सो बहुत सारी फाइल्स को आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पे मल्टीपल लगा सकते हो। तो ये आपका फाइल का ऑप्शन है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो फाइल हैंडलिंग के लिए, मतलब कि आपको अगर फाइल को अपलोड करना है तो उसके लिए। अब देखिए बटन दो तरीके के होते हैं, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इनपुट कोलन सबमिट, सो फॉर्म सबमिट के लिए। और इसमें आप लिख सकते हो क्लिक मी।
सो ये आपका फॉर्म सबमिट करेगा। और दूसरा होता है आपका इनपुट, इनपुट कोलन रीसेट। सो ये रीसेट के लिए होता है। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो रीसेट फॉर्म। सो आप दो दो है, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बना देता हूँ, इनपुट कोलन टेक्स्ट। तो आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बना ली। अब देखिए अगर मैं सेव करता हूँ इसको, तो हमारे पास देखिए एक टेक्स्ट फील्ड आ रहा है, दो बटन आ रही हैं, सबमिट है ये रीसेट है। तो मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखता हूँ और मैं अगर रीसेट पर क्लिक कर देता हूँ, ये फॉर्म रीसेट हो जाएगा, देखिए हट गया। सो फॉर्म में जितने भी एलिमेंट होगा सबको रीसेट कर देगा रीसेट फॉर्म। और अगर आप यहाँ पे कोई भी डेटा डाल के या कुछ भी, या डालो ही मत, और उसके बाद आप क्लिक मी पे क्लिक कर दो, तो ये सबमिट कर देगा फॉर्म को। देखिए माई फाइल पे सबमिट कर दिया। तो आपके पास दो एलिमेंट होते हैं यहाँ पे, एक सबमिट के लिए और एक रीसेट के लिए। तो आप दोनों बटन का यूज़ सिचुएशन के हिसाब से कर सकते हो। तो ये कुछ टैग्स थे जो हम लोगों ने देखे, जो कि इनपुट के साथ आप यूज़ कर सकते हो टाइप में लगा के। तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देंगे। अब देखिए कुछ आप HTML टैग्स भी यूज़ कर सकते हो फॉर्म के लिए। देखिए टेक्स्ट एरिया। सो आपको कोई भी ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि आपको कोई चैटबॉट बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, वहाँ पे आपको क्या चाहिए, जो टेक्स्ट एरिया है वो थोड़ा बड़ा चाहिए, तो उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया को यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बटन बटन भी यूज़ कर सकते हो। देखिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू, जो हम सबमिट और रीसेट कर रहे थे, उसको आप बटन से भी बना सकते हो। और एक नॉर्मल भी बटन होता है जो आपका सबमिट या रीसेट नहीं करता। और उसके अलावा देखिए सेलेक्ट टैग होता है और ऑप्शन टैग होता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और फॉर्म और लेवल तो हम लोग समझ ही चुके हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं टेक्स्ट एरिया, बटन और सेलेक्ट को। सो देखिए आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट एरिया। सो ये टेक्स्ट लिखने का काम करता है। देखिए सेव करते हैं इसको। सो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पर आप बीच में कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, और आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो करना चाहो आप कर सकते हो। अब देखिए इसके लिए, इसमें देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका थोड़ा बड़ा है, तो उसके लिए आप यहाँ कर सकते हो रोज़ और कॉल्स। सो रोज़ के लिए रोज़ का मतलब है कि हाइट आपका इसका बढ़ा देगा। रोज़ कर देंगे अगर, रोज़ इक्वल्स टू 40 अगर मैंने कर दिया, सेव करते हैं। सो देखिए इसका जो देखिए बढ़ गया, ये नीचे नीचे तक आ गया, तो ये आपका बढ़ गया। तो आपका रोज़ बढ़ाने के लिए और विड्थ को बढ़ाने के लिए कॉल्स यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। कॉल्स कॉल्स में अगर इक्वल्स टू मैं कर दूँ 40, सो देखिए कॉल्स भी आपका इसका बढ़ जाएगा। कॉल्स मतलब कि चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे 50 किया तो इतना हुआ। अगर आप यहाँ पे 60 कर देते हो, थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा ये। सेव करते हैं। तो आप देखिए और चौड़ा हो गया। सो आप इसका यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए, जो कि थोड़ा बड़ा हो। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सेलेक्ट टैग को। तो मान लीजिए आपको कोई ड्रॉप डाउन बनाना है, तो आप सेलेक्ट टैग का यूज़ कर सकते हो। तो सेलेक्ट लिखते हैं, और इसके बाद इसमें इसमें हमें ऑप्शन टैग देना होता है। तो ऑप्शन और सेलेक्ट दोनों एक साथ यूज़ होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो आप, ऑप्शन टैग। और ऑप्शन में आप यहाँ पे दे सकते हो, मान लीजिए मैं यहाँ C++ कर देता हूँ, और अगला ऑप्शन मैं देता हूँ ऑप्शन टैग में जावा, और नेक्स्ट ऑप्शन पाइथन। तो मान लीजिए मैं 3 ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए। सेव करते हैं इसको, तो देखिए कैसा आपको दिखेगा। यहाँ पर ऐसा ड्रॉप डाउन आएगा, आप यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे दिखा सकते हो पर्टिकुलर। सो ये आपका बैकएंड पे जाएगा, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे दोगे। तो वैल्यू एट्रीब्यूट भी एक होता है यहाँ पे वैल्यू। अब इसमें जो भी आप वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है C++ को, और यहाँ मैं छोटा कर देता हूँ। सो आपका ये छोटा वाला वैल्यू ही बैकएंड पर जाएगा, बड़ा वाला वैल्यू नहीं जाएगा। तो ये दिखाने के लिए होगा आपका, और जो जाएगा वो छोटा वाला वैल्यू। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू जाएगा बैकएंड पर। सेव कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी। यहाँ पे बड़ा वाला दिख रहा है, देखिए P बड़ा है इसका, लेकिन जो जाएगा वो P छोटा वाला जाएगा, देखिए। सो आपको ड्रॉप डाउन बनाना है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों का, सेलेक्ट और ऑप्शन टैग का। सो आइए हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इन HTML फॉर्म। सो जो HTML फॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, उसके बारे में समझते हैं।
सो हम लोग दो चीज़ें देख ही चुके हैं पहले से। सो हम लोगों ने दो एट्रीब्यूट देख लिया, एक्शन एट्रीब्यूट और मेथड एट्रीब्यूट। और इसमें एक होता है नेम। सो नेम जो आप प्रोवाइड करते हो वो आपका बैकएंड पे जाता है। और ये देखिए यहाँ पर एक नेम है, इसका मतलब है प्रोवाइड्स अ नेम फॉर द फॉर्म विच कैन बी यूज फॉर रेफरेंसिंग द फॉर्म इन स्क्रिप्टिंग। तो आप फॉर्म को भी एक नेम दे सकते हो। उसके अलावा जो आप टैग्स यूज़ कर रहे हो जैसे कि इनपुट टाइप इज टू टेक्स्ट फील्ड और बहुत सारे, तो उसको भी आप नाम दे सकते हो। तो उस नाम से आप क्या करते हो, जब ये बैकएंड पे जाएगा, जब आपका डेटा बैकएंड पे जाएगा तो वहाँ उस पर्टिकुलर नाम से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अब देखिए जैसे यहाँ पे फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू सबमिट फॉर्म, ये फाइल का नाम है जहाँ पे आपका बैकएंड की फाइल जो होगी। उसके बाद मेथड में पोस्ट लिखा है, इसका मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा यहाँ से फ्रंट एंड से बैकएंड पर। और नेम में लिखा है लॉगिन फॉर्म। तो जब भी आपको फॉर्म को एक्सेस करना होगा बैकएंड पर, तो आप लॉगिन फॉर्म का यूज़ करके कर सकते हो। अब देखिए इसमें एक और एट्रीब्यूट है टारगेट एट्रीब्यूट। तो टारगेट में आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफाइज वेयर टू डिस्प्ले द रेस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम सबमिटिंग द फॉर्म। तो जब आप सबमिट करते हो कोई फॉर्म तो वो बैकएंड पर डेटा को ले जाता है और वहाँ से जब वो रेस्पॉन्स करता है, जो पर्टिकुलर बैकएंड से रिस्पॉन्स आता है सर्वर से, तो आपको कहाँ दिखाना है उसके लिए आपको टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर सेल्फ और ब्लैंक है दोनों, और उसके बाद पेरेंट है टॉप है। तो यहाँ पर आप जो भी वैल्यू दोगे वो उस चीज़ पे दिखाएगा। देखिए अगर आपका जो है ब्लैंक कर दोगे अंडरस्कोर ब्लैंक, तो ये आपका नए टैब में दिखाएगा आपका जो आउटपुट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ किया है। अब उसके बाद एक ऑप्शन और है ऑटो कंप्लीट। तो ऑटो कंप्लीट का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप कोई इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है और आप उसमें कोई नाम लिख रहे हो, तो आपको ऑटो कंप्लीशन दे या ना दे, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ऑन ऑफ स्टेटस दे सकते हो। मान लीजिए आपको क्या करना है कि ऑटो कंप्लीट ऑन कर देते हो, तो आपको सजेशन दिखाएगा और ऑटो कंप्लीट कर देगा आप जो भी वहाँ पे लिखोगे। और अगर आपने ऑफ कर रखा है तो आपको ऑटो कंप्लीट कंप्लीशन का फीचर नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए ऑटो कंप्लीट में ऑन लिख रखा है, फॉर्म एक्शन में आपका फाइल का नाम, मेथड में पोस्ट, और फॉर्म टैग पे आप लगाते हो ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू ऑन। तो अगर आपने ऑन कर दिया तो आपको सजेशन भी दिखाएगा और ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद एक होता है ऑन सबमिट। तो ऑन सबमिट एक इवेंट होता है, जैसे कि आप चाहते हो कि जब फॉर्म सबमिट हो तब ये ऑन सबमिट इवेंट चले, तो आप उसमें दे सकते हो ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट में एक फंक्शन दे सकते हो। तो जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा तो ऑन सबमिट में जो भी फंक्शन लिखा होगा वो चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने क्या लिखा है, स्पेसिफाइज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू एग्जीक्यूट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। तो आप यहाँ बता रहे हो कि कोई एक फंक्शन पर्टिकुलर जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हो वो आप दे दो ऑन सबमिट के अंदर। तो जब भी आपका सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे तो फॉर्म जब भी सबमिट होगा तो आपका वो फंक्शन चल जाएगा जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पर देखिए नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू सबमिट फॉर्म, मेथड पोस्ट, और ऑन सबमिट में रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। तो ये वैलिडेट फॉर्म कब चलेगा, जब आपका फॉर्म सबमिट होगा। जैसे ही आप बटन पर क्लिक करोगे सबमिट की, तो आपका फॉर्म सबमिट होने से पहले ये चल जाएगा वैलिडेट फॉर्म। तो ये क्या कर देगा, ये वैलिडेट फॉर्म में आपने कोड लिखा होगा फॉर्म वैलिडेशन का, और वो वैलिडेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीन एट्रीब्यूट और हैं जो एडिशनल हैं, जो आप समझ सकते हो। देखिए कि एनक टाइप, एनक टाइप मतलब एनक्रिप्शन टाइप। तो मान लीजिए आप जो फॉर्म डेटा भेज रहे हो यहाँ से, उसको आप एनक्रिप्शन क्या देना चाहते हो तो वो आप यहाँ बता सकते हो। जैसे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हो सकता है, और URL एनकोडेड हो सकता है, टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट आप भेज रहे हो। तो आप ये आगे चल के समझोगे जब आप बैकएंड यूज़ करोगे। सो अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि एक एट्रीब्यूट होता है एंक टाइप करके, और एक नो वैलिडेट होता है। नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इसलिए यूज होता है कि मान लीजिए आप चाहते हो कि आपका जो वैलिडेशन है वो आप रिक्वायर्ड और ईमेल वगैरह से ना कराओ, और आप खुद का अपना वैलिडेशन लगाओ जावास्क्रिप्ट का। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नो वैलिडेट का एक की आप डाल सकते हो। देखिए यहाँ पर डाला हुआ है फॉर्म एक्शन सबमिट फॉर्म मेथड पोस्ट, और यहाँ नो वैलिडेट। तो यहाँ पर जो आपने यहाँ पे वैलिडेशन लगाया, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रिवेंट ब्राउजर वैलिडेशन। तो जो रिक्वायर्ड वगैरह आप यूज़ करते हो वो सब फॉर्म ब्राउज़र के वैलिडेशन होते हैं। तो आप चाहते हो ब्राउज़र अपना वैलिडेशन ना लगाए, आप अपना यूज़ करो, तो उसके लिए आप लगा सकते हो नो वैलिडेट। तो ब्राउज़र समझ जाएगा कि मुझे अपना वैलिडेशन नहीं लगाना है, और आप अपना खुद का दोगे। और उसके बाद एक होता है एक्सेप्ट कैर सेट। तो कैरेक्टर सेट कौन सा आप एक्सेप्ट कर रहे हो, देखिए यहाँ पर लिखा है स्पेसिफाइज द कैरेक्टर इनकोडिंग दैट आर टू बी यूज्ड फॉर द फॉर्म सबमिशन। तो जो आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो उसका भी कैरेक्टर एनकोडिंग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए UTF-8, तो UTF-8 मतलब होता है यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8, तो एक वर्जन है पर्टिकुलर ये।
तो आप जो भी चीज़ें पास कर रहे हो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हो तो उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए ना। तो एक ये फॉर्मेट है UTF-8। बस इतना ही समझिए अभी इसको, और बाकी चीज़ें आपको बाद में समझ में आ जाएंगी इजीली। अब देखिए कुछ फॉर्म वैलिडेशन के टेक्निक्स आप क्या यूज़ कर सकते हो, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस भी किया था। So form validation is HTML can be accomplished using various attributes and element to ensure that the user meets specified criteria before submission. So यहाँ पर कुछ आप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। जैसे पहला है आपका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, जो हम लोग देख चुके हैं कि मान लीजिए आपको ऐसा कुछ करना है कि पर्टिकुलर फॉर्म फील्ड जो है वो सबमिट, जब तक उसको भरे ना तब तक फॉर्म सबमिट ही ना हो, तो आप लिख सकते हो वहाँ पे रिक्वायर्ड। देखिए मेक्स अ फॉर्म फील्ड मैंडेटरी, मीनिंग द यूजर मस्ट फिल इट आउट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। सो जब भी आप इसको सबमिट करो, जब भी आप फॉर्म सबमिट करो तो इस फील्ड को भर के करो, नहीं तो नहीं होगा। देखिए जैसे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम यूजर नेम और रिक्वायर्ड लिख दिया है। सो जहाँ पे आपने रिक्वायर्ड यूज़ किया तो इसका मतलब अब यूजर नेम वाला जो फील्ड है ये आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। अब उसके बाद दूसरा है पैटर्न एट्रीब्यूट। तो आप यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो, जो हम लोग समझेंगे जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे, कि आप यहाँ पे स्पेसिफाइज द रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न दैट द इनपुट वैल्यू मस्ट मैच, यूजफुल फॉर एनफोर्सिंग स्पेसिफिक फॉर्मेट लाइक ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। देखिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इसको, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम ईमेल, पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो पैटर्न प्रिंटिंग क्या होता है, मान लीजिए आप कोई इनपुट देना चाहते हो जो कि इस फॉर्मेट में हो, तो ये आप अभी समझ नहीं पाओगे। तो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, पैटर्न मान लीजिए, तो उसी पैटर्न में जैसे A to Z हो, 0 to 9 ही एक्सेप्ट करे, अंडरस्कोर हो। तो ये सब आप दे सकते हो, जो कि आप लोग देखते भी होगे बहुत सारे फॉर्म एलिमेंट पे होता है कि आप A to Z नंबर ही दे सकते हो, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे सकते। और तो यहाँ पर पैटर्न डिसाइड करना होता है, तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। तो इसको हम लोग आगे चल के समझेंगे। तो इससे भी आप फॉर्म वैलिडेशन लगा सकते हो। अब देखिए अगला क्या है, सेट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर न्यूमेरिक और डेटा इनपुट। तो देखिए आपका जैसे इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर है, तो नंबर में फ़ोन नंबर आप भर सकते हो या कोई भी इनपुट डेटा भर सकते हो जो कि न्यूमेरिकल हो। अब वहाँ पे आप मिन और मैक्स भी दे सकते हो कि मैक्सिमम कितना नंबर तक आए। जैसे मिनिमम यहाँ पे दिया हुआ है 18, तो आप यहाँ पे 16 नहीं भर सकते, 12 नहीं भर सकते, 18 या 18 के ऊपर ही भर सकते हो। और मैक्स में 100 है, तो 100 या 100 से ऊपर नहीं जा सकता, 100 तक जा सकता है, 100 से ऊपर नहीं जाएगा आपका नंबर। तो ये चीज़ें हैं कुछ, और आगे देख लेते हैं और क्या क्या फॉर्म वैलिडेशन टेक्निक्स हैं। तो देखिए हमारे पास और है मैक्स लेंथ। तो जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट किया आपने, जैसे वहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप नंबर में क्या कर रहे थे, वहाँ पे मैक्स और मिन दे रहे थे, वैसे यहाँ पे मैक्स लेंथ आप दे सकते हो किसके लिए, टेक्स्ट के लिए। सो इनपुट टाइप अगर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या होता है मैक्स लेंथ, वहाँ पे क्या था मिन और मैक्स था जब आप नंबर यूज़ कर रहे थे टाइप में। यहाँ टेक्स्ट के लिए मैक्स लेंथ में आप बता सकते हो कितने कैरेक्टर्स तक एंटर कराना है। जैसे कि यूज़र नेम आप कोई एंटर करवा रहे हो, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि कितना एंटर ले वो। मान लीजिए 25 कर दिया आपने, तो 25 से ज़्यादा यूज़र नेम वालों को नहीं एंटर करेगा, बस 25 कैरेक्टर्स तक ही एंटर होगा। और आप मिन लेंथ भी बता सकते हो, जैसे कि पासवर्ड का, कि मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए। अब ये पासवर्ड में बहुत यूज़ होता है, जैसे कि आप कोई पासवर्ड लिखवा रहे हो और वो बोल रहे हो कि 8 कैरेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मिन लेंथ। अब ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट, ये तो हमने देख चुके हैं अभी। ऑटो कंप्लीट ऑन ऑफ कर सकते हो आप फॉर्म एलिमेंट पर या किसी फॉर्म वैलिडेशन पर, तो ऑटो कंप्लीट नहीं करेगा। और अब कस्टम वैलिडेशन भी लगा सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वो हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट जब यूज़ करेंगे। और उसके अलावा देखिए HTML5 इनपुट टाइप्स। सो HTML5 के जो इनपुट टाइप्स होते हैं वो क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए HTML5 जब से आया तो यहाँ पर कुछ अपने उन्होंने वैलिडेशन के साथ ही एट्रीब्यूट दे दिए, जैसे कि ईमेल, URL, टेलीफोन नंबर। तो ये क्या करते हैं, देखिए नंबर आप कर दोगे टाइप में तो वो नंबर ही लेगा, ईमेल कर दोगे तो ईमेल ही लेगा, URL करोगे तो HTTP से जो शुरू हो रहा है वही लेगा, टेलीफोन कर दोगे तो टेलीफोन ही लेगा। सो ये आपका HTML5 में कुछ नए इनपुट टाइप्स आए थे जो ऑटोमेटिक फॉर्म वैलिडेशन करते हैं। अब देखिए वैलिडेशन मैसेजेस विद टाइटल एट्रीब्यूट। तो मान लीजिए आपने फॉर्म वैलिडेशन तो किया, लेकिन आप कुछ मैसेज टाइटल के थ्रू देना चाहते हो, जैसे प्रोवाइड कस्टम एरर मैसेज। जैसे अभी तक जो वैलिडेशन के मैसेजेस आ रहे थे वो फॉर्म में जैसे आपने नहीं किया तो वहाँ पे वो अपना खुद का देता है। तो मान लीजिए आपको खुद कुछ टाइटल में भेजना है, जैसे कुछ आपको अपना मैसेज देना है कि आप ये भरिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट यूजर नेम
रिक्वायर्ड कर दिया, तो जैसे वो अगर रिक्वायर्ड मतलब कि खाली इसको छोड़ के और फिर सबमिट कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है कि प्लीज़ फिल योर फील्ड। तो ये जो होता है वो ब्राउज़र की तरफ से आता है, तो आप यहाँ पे अपना मैसेज लिख सकते हो, तो ब्राउज़र का नहीं आएगा। जैसे टाइटल में आपने दे दिया प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम, तो अब ये आएगा टाइटल में। जो आपका ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट मैसेज आ रहा था वो नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्म लेवल वैलिडेशन होता है विद नो वैलिडेट एट्रीब्यूट, तो ये हम लोग देख चुके हैं अभी, जो हम लोग लगाते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट पर नो वैलिडेट। सो इसमें आप क्या करता है, ब्राउज़र अपना वैलिडेशन नहीं लगाता, आप आपसे बोलता है आप अपना लगाओ। So this technique help ensure that data submitted through HTML form meet required criteria, enhancing usability and data integrity on the web. So ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे कि वैलिडेशन कर सकते हो, फॉर्म वैलिडेशन। सो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा इजीली कि फॉर्म वैलिडेशन हम लोग कैसे लगा सकते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट्स पर। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसका जो आगे आने वाला पार्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, और फॉर्म के जितने भी टैग्स हैं उसको यूज़ करके एक सिंपल सा फॉर्म हम लोग कैसे बनाएंगे और उस पर वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।